नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार राज। और जैसा कि पिछले कुछ लेक्चर में मैंने एमसीक्यू, चाहे सीपीसी है, चाहे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, चाहे और भी कुछ एक्ट हैं जिसके मैंने एमसीक्यू करा दिए। और इस सेशन के अंतर्गत भी मैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको मैं सॉल्व कराने वाला हूं। और सिर्फ यही नहीं, मैं लगातार आप लोगों को सिलेक्टेड सारे सब्जेक्ट जितने भी मेजर हों चाहे माइनर हो, सारे सब्जेक्ट की एमसीक्यू मैं करा दूंगा। अभी फिलहाल हिंदी में मैं करा देता हूं, फिर हिंदी में कंप्लीट हो जाएगा हमारा टारगेट, तो फिर हम इंग्लिश में भी आपका करा देंगे। और इसका फायदा ये होगा कि आप कहीं भी रहें और 4 घंटे 2 घंटे जो मेजर एक्ट है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो मेजर एक्ट होंगे तो उनका आप एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। ट्रेन में बैठे, प्लेटफॉर्म पे बैठे, घर में बैठे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं, स्पीड बढ़ा के आप अपना पूरा सिलेबस, अपना पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हैं। तो ये पर्पस है हमारा, ये करा दें ताकि आप हर जगह बुक लेके ना जा पाए। कोई बात नहीं, लेकिन आप इसके माध्यम से अपना उद्देश्य पूरा कर सके। तो जो लोग भी हैं, रंजना हैं, चाहे अजय हैं, चाहे ज्योति हैं, चाहे अनुराग हैं, चाहे जो भी स्टूडेंट हैं, और बाकी जितने स्टूडेंट अभी जुड़ेंगे, जो ऑफलाइन लाइव देख रहे हैं, जो रिगार्डेड देखेंगे, उस मेरे पर्पज को समझिएगा कि क्या करने वाले हैं। अभी अच्छी बात यह है कि बिहार जुडिशियल सर्विस की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, और जो बच्चे या जिन स्टूडेंट का किसी कारणवश उतना पेपर अच्छा नहीं हो पाया था यूपी जुडिशियल सर्विस में, उनके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ये वैकेंसी जो आई है उसकी प्री की परीक्षा उस समय होगी या उसी के आसपास होगी जब यूपी पीसीएस जेके मेंस की परीक्षा है। तो कहीं ना कहीं जिन बच्चों को मेंस देना है उनके लिए ये खबर बहुत अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन जिनका किसी कारणवश पेपर अच्छा नहीं हो पाया था उनके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि वो 3000 के आसपास जो स्टूडेंट होंगे, जो मेंस में लगे होंगे, वो प्री की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अखिलेश जी, सलीहा जी, शुरुआत करते हैं इस चीज की। तो आज जो है हम लोगों का जानते ही हैं आप कि आज हम एमसीक्यू जो कराने वाले हैं वो कराएंगे पार्टनरशिप एक्ट से। तो 1 घंटे का सेशन हो सकता है कि हो, और 1 घंटे में हम लोग कर लेंगे एमसीक्यू। तो बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं कि ये पार्टनरशिप एक्ट का पहला प्रश्न है कि शब्द ख्याति, एक सेकंड, कि शब्द ख्याति का वर्णन करना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको परिभाषित करना बहुत कठिन। ये किसके द्वारा सॉरी किसके द्वारा कहा गया है? तो ये लॉर्ड हर्सेल के द्वारा, लॉर्ड हेल्डन के द्वारा, मैकनाटन के द्वारा कि एल्डन के द्वारा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग कमेंट में लगातार हमको जवाब देते रहिएगा। कोई बात नहीं, पढ़ा आप एक बार इसको पढ़ लेंगे ना, तो फिर उसके बाद आपको पढ़ने में भी मजा आने लगेगा कि आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, सारे सब लोगों को नमस्ते है। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये सेशन को सॉल्व जब कर लेंगे, तो जब आप बेयर एक्ट उठाएंगे, चाहे कोई चीज उठाएंगे, तो आपको आइडिया लगेगी कि हमको क्या पढ़ना है, क्योंकि क्या चीजें आती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड मैकनाटन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है कि भागीदारी के अस्तित्व को निर्धारित करने का तरीका विहित किया गया है 5 में, 6 में, 9 में कि 10 में? यानी भागीदारी के अस्तित्व के अवधारण के ढंग ये कौन सी धारा में है? तो सेक्शन नंबर 6 में है, क्योंकि सेक्शन 5 में कहता है कि भागीदारी का निर्माण यानी पार्टनरशिप का निर्माण जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट से होता है, स्टेटस से नहीं होता। तो सेक्शन 6 उसी को एक्सप्लेन करता है। वेरी गुड नेहा, नेक्स्ट कर लेते हैं। ये कौन सा प्रश्न है कि एक डोरमेंट पार्टनर इसको कहते हैं, स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। तो निष्क्रिय भागीदार वो है जो साझेदारी फर्म के व्यापार में रुचि नहीं रखता, बाहरी व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी नहीं, केवल लाभों में हिस्सा लेने के लिए अधिकृत है, न तो क्रियाशील है और न ही बाहरी लोग उसे जानते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा
कि न तो क्रियाशील है और न ही बाहरी लोग उसे जानते हैं। वेरी गुड। थोड़ी स्पीड और मैं बढ़ा दूंगा, अभी थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाइए क्वेश्चन को लेके कि एक भागीदारी फर्म की संपत्ति को अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए काम में लेने के लिए चुनता है तो इससे उत्पन्न होता है उस भागीदार का दीवानी दायित्व, उस भागीदार का आपराधिक दायित्व, ए और बी दोनों की या तो ए या तो बी। अगर भागीदारी फर्म की संपत्ति को वो अपनी संपत्ति के रूप में चुनता है तो उसका सिविल लाइबिलिटी उसके लिए होती है। वेरी गुड। शीत बसंत, अजय, अखिलेश, रंजना, स्वलिहा। नेक्स्ट, आज अगला क्वेश्चन है कि भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत जहां भागीदारी इच्छाधीन है यानी पार्टनरशिप एट विल, एक भागीदार फर्म का विघटन कर सकता है अपने आशय की लिखित सूचना द्वारा, अन्य सब भागीदारों को देकर, अन्य भागीदारों में से अधिकतर को देकर, अन्य भागीदारों में से किसी एक को देकर, फर्मों के रजिस्ट्रार को देकर। का सही है ऑप्शन नंबर ए, अन्य सब भागीदारों को देकर। और इच्छाधीन भागीदारी कहां है? सेक्शन 7 में, कि जब किसी भागीदारी के समाप्त करने का तरीका न बताया गया हो, जब किसी भागीदारी की ड्यूरेशन फिक्स न की गई हो, तो वो जो पार्टनरशिप होती है वो पार्टनरशिप एट विल यानी इच्छाधीन भागीदारी होती है। और इसका टर्मिनेशन कैसे होता है? सारे पार्टनर्स को इसकी नोटिस देकर। कहां बताया गया? तो सेक्शन 43 में बताया गया। नेक्स्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू कब हुआ था? इसका आंसर दीजिए। ये लागू कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर 1932 को। ठीक है। हाँ, ध्यान रखना है कि इसका सेक्शन 69 जो इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन की बात करता है वो 1 अक्टूबर 1933 को इन्फोर्स हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि क्या प्रश्न पूछ रहा है उसके हिसाब से आंसर देने का प्रयास करिएगा। 1 अक्टूबर 1933 को सेक्शन 69 को इन्फोर्स किया गया था। हाँ बिल्कुल। और जबकि बाकी 1 अक्टूबर 1932 को इन्फोर्स हुआ था। और आप लोग ये जानते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पहले का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1932 में उसे अलग कर दिया गया और पार्टनरशिप एक्ट अलग बना दिया गया। नेक्स्ट कर लेते हैं, भागीदारी का आवश्यक तत्व तो नहीं है। एग्रीमेंट, लाभ बांटने का इंटेंशन जरूरी नहीं है, म्यूचुअल एजेंसी और बिजनेस क्या जरूरी नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लाभ बांटने का आशय जरूरी है, लाभ ही के लिए तो किया जाता है वो बिजनेस। ये है आपका अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आप घबराइएगा नहीं, अगर हिंदी मीडियम के सारे बच्चे हैं तो हिंदी मीडियम में कर लीजिए, और अगर कोई अंग्रेजी मीडियम का है तो मैं बता दूं कि हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा जब हम लोगों का, तो इंग्लिश में भी मैं सारा प्रश्न करा दूंगा आपको। कौन सा सत्य कथन है? भागीदारी एक विशिष्ट उपक्रम के लिए की जा सकती है। भागीदारी आपसी सहमति से संविदा के शर्तों में फेरफार भी भागीदार कर सकते हैं। ऐसा हर भागीदार आबद्ध है कि वह कारोबार के संचालन में अपने कर्तव्यों का तत्परतापूर्वक पालन करे। उपयुक्त सभी। क्या स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सब चीजें सही। नेक्स्ट है कि भागीदारी के अस्तित्व के अवधारण करने के लिए पक्षकारों के वास्तविक संबंधों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये किस केस में कहा गया था? बड़ी लीडिंग केस है ये। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कॉक्स वर्सेस हिकमैन। है ना, सिद्धांत ही आप पूरा जान समझते हैं कि भागीदारी का निर्माण जो होता है वो स्टेटस से नहीं होता, एग्रीमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट से होता है। ये बात कॉक्स वर्सेस हिकमैन के केस में कही गई। पार्टनरशिप एक्ट है, लेकिन उस पर हम इतने क्वेश्चन आपको करा देंगे, हो सकता है कि पहली बार आप पढ़ रहे हो तो आपको मजा ना आए, लेकिन इसी को जब दूसरी तीसरी बार पढ़ेंगे तो कम से कम इतने सारे प्रश्न आपके एकदम जुबान पर हो जाएंगे। और जरूरी है, इच्छाधीन भागीदारी से क्या अभिप्राय है? अभी जस्ट हमने बताया था ना, भागीदारी के पर्यवसान का उपबंध न होना, भागीदारी के अस्तित्व का उपबंध न होना, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या सही लग रहा है आपको? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब जिसके पर्यवसान यानी टर्मिनेशन का न तो तरीका है न ही उसकी ड्यूरेशन बताई गई है, तो वो पार्टनरशिप एट विल कहलाता है।
ये है आपका अगला प्रश्न कि इच्छाधीन भागीदारी के संबंध में कौन सा कथन है। इसमें भागीदारी सेम है क्वेश्चन। जब पार्टनरशिप किसी विशिष्ट प्रोद्यम के लिए की जाती है तो ऐसी भागीदारी क्या कहलाती है? साधारण की, इच्छाधीन की, विशिष्ट की, कोई नहीं। चलिए कोई बात नहीं अखिलेश, अब आपकी परीक्षा है आपके सामने और इसको एकदम से रट जाइए और एकदम से बिहार में जो सीट है उसमें अपनी एक सीट बुक कर लेनी है आप सबको। ये विशिष्ट भागीदारी हो जाएगी। सेक्शन 8 बताता है ना, पार्टिकुलर पार्टनरशिप कहता है कि किसी विशेष पर्पज के लिए ही अगर कोई पार्टनरशिप बनाई जा रही है तो वो आपका जो हो जाता है वो पार्टिकुलर पार्टनरशिप हो जाती है। सेक्शन 8। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? झूठ कथन कौन सा, आप पढ़ सकते हैं तो उसको एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि बड़ा है। इसमें से असत्य कथन खोजना है। तो असत्य कथन क्या हो जाएगा कि भागीदार के कपट से हुई हानि के लिए फर्म दायी नहीं होगा। ये गलत बात लग रही है, ये तो कॉमन सेंस से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा अगला प्रश्न आपका ये है, मैं आज तो ये पार्टनरशिप करा रहा हूं, कल सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एमसीक्यू कराऊंगा और उसके भी 100 से ज्यादा एमसीक्यू रहेंगे। आज इसके 100 से ज्यादा एमसीक्यू देख लीजिए, कल उसके 100 से ज्यादा एमसीक्यू होंगे और घंटा सवा घंटा का सेशन होगा और इसी तरीके से हम लोग एक एक दिन सब कर लेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक वगैरह करते रहेंगे ना तो अच्छा लगता है कि नहीं, आप लोग भी इंटरेस्ट से देख रहे हैं। फर्म के कारोबार के संचालन में भागीदार द्वारा कारित कपट से फर्म को हानि होती है। ऐसी हानि की प्रतिपूर्ति की जाएगी फर्म द्वारा, भागीदार द्वारा, समस्त भागीदारों द्वारा उपयुक्त सभी। क्या सही लग रहा है? ये यही भाई साहब देंगे, भागीदार देगा। भागीदारों के पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों का उदाहरण होता है। गुड इवनिंग अंकित। कैसे होता है? भागीदारों के अपनी अंशगत पूंजी के द्वारा, भागीदारों के बीच संविदा के द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, क्योंकि पूंजी लगाने से जरूरी नहीं है कि वो उतना ही कि पार्टनर हो जाएगा। ठीक है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट से ही तय होता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति पूंजी ना लगाए फिर भी वो पार्टनर हो सकता है ऐसा। तो पूंजी न लगाने पर भी अगर पार्टनर होता है तो कैसे तय होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। भागीदारों के बीच मतभेद का विनिश्चय बहुमत से किया जाएगा। कारोबार की प्रकृति के बारे में मतभेद, कारोबार से संसक्त मामूली बातों के बारे में मतभेद, कारोबार की संविदा में फेरफार, उपयुक्त सभी। क्या स्थिति है? इसका सही ऑप्शन है कि कारोबार से संसक्त मामूली बातों के बारे में मतभेद होगा, उसी की बात करता है बहुमत के आधार पर। नहीं तो जनरली इसमें होता है ना, समस्त सदस्यों के सहमति से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक भागीदार का अधिकार नहीं है? व्यवसाय में भाग लेना, लेखांकन किताबों को देखना, लाभ में भागीदार होना, पारिश्रमिक प्राप्त करना। कौन सा उसका अधिकार नहीं है? इसका सही ऑप्शन है पारिश्रमिक प्राप्त करना। भागीदार की हैसियत से अगर आप उसमें काम करते हैं तो आपको पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, उसकी मजदूरी नहीं मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि भागीदार फर्म से क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है कारोबार के मामूली और उचित संचालन के लिए, आपात में फर्म को बचाने के लिए, भागीदारी द्वारा किए गए कार्य के लिए, ए और बी दोनों के लिए, उपयुक्त में से किसी के लिए। इसका सही ऑप्शन बिल्कुल दोनों हो जाएगा। कॉमन सेंस, प्रोविजन न भी पता हो तो भी हो जाए। क्षतिपूर्ति उन सब चीजों के लिए पाने का हकदार है। अगला, भागीदार संविदा कर सकेंगे कि कोई भागीदार जब तक भागीदार रहेगा
कारोबार के सिवाय कारोबार नहीं करेगा। इस उपबंध की अवहेलना करने पर व्यादेश फर्म के विघटन अथवा क्षतिपूर्ति के लिए वाद लाया जा सकता है। निर्णित किया गया था किस केस में? आपके सामने ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डीन बनाम मैकडॉवेल। नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन है, भागीदार फर्म का अभिकर्ता होता है। किस पर्पज के लिए फर्म का अभिकर्ता होता है? फर्म के कार्य के लिए, प्रयोजन के लिए, संपन्न। ऑप्शन नंबर, कारोबार के प्रयोजन के लिए फर्म का अभिकर्ता होता है। नेक्स्ट है कि फर्म के कारोबार के प्रयोजन के लिए भागीदार है फर्म का सेवक, अभिकर्ता, फर्म का सदस्य, संचालक। इसको अलग से तो बताने की जरूरत है नहीं, जल्दी जल्दी बताते रहिए। कमेंट आप देते रहिएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट लगातार देख रहा हूं और आपकी सक्रियता का मुझे पता चल रहा है कि आप एक्टिव हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको नींद आनी शुरू हो गई। तो फर्म का एजेंट है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने यही बात देखी थी। नेक्स्ट, कि फर्म के कार्यों के लिए भागीदार का दायित्व कैसा होता है? पृथकता होता है कि संयुक्तता होता है कि संयुक्त एवं पृथक दोनों होता है कि अन्य भागीदारों के साथ उसके अपने अंश तक होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्तता एवं पृथकता होता है ना। जहां भी ज्वाइंट लाइबिलिटी ऐसी होती है, विकैरियस लाइबिलिटी होती है ना, वहां लाइबिलिटी ज्वाइंट और सेपरेट दोनों होती है। चार्ट में भी आप पढ़ेंगे, जहां कहीं भी पढ़ेंगे, सिद्धांत ही इसका। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्म को आबद्ध करने का प्राधिकार है क्या? भागीदार का अभिव्यक्त प्राधिकार, भागीदार का विवक्षित भागीदार का व्यक्तिगत प्राधिकार कि संयुक्त प्राधिकार? पानी इम्प्लाइड अथॉरिटी कहते हैं, ठीक है, इम्प्लॉयड अथॉरिटी कहते हैं। और ये सेक्शन नंबर 19 में आपको मिलेगा कि जिस कार्य से फर्म, जिस व्यक्ति के भागीदार के कार्य से फर्म बाध्य होता है, उस कार्य को उसके एम्प्लॉयड अथॉरिटी कहते हैं। नेक्स्ट, अब मुझे लगता है कि कुछ लोग आगे पीछे हो गए हैं, तो लाइव वाले बटन को क्लिक करिए और साथ में हो जाइए, क्योंकि आगे पीछे हो गए हैं मुझे लगता है। अभी जस्ट इसी की बात हम लोग कर रहे थे। एम्प्लॉयड अथॉरिटी कौन से सेक्शन में? 17 में, 18 में, 19 में कि 20 में? अभी जस्ट इसी की बात कर रहे थे हम लोग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 19 के क्लास 1 में है। हाँ अजय जी, पानी पी लेते हैं अभी। हाँ, तो ये अब क्या है, भागीदार के विवक्षित प्राधिकार के अंतर्गत किए गए कार्य में फर्म के कौन भागीदार नहीं होंगे? मृत भागीदार, सुसुप्त भागीदार कि दिवालिया भागीदार के उपयुक्त सभी? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, कि भागीदार के विवक्षित प्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है फर्म की स्थावर संपत्ति का अंतरण, फर्म द्वारा किए गए दावों में समझौता करना, फर्म की ओर से स्थावर संपत्ति अर्जित करना, उपयुक्त सभी? क्या नहीं आता है? ये कुछ भी नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विवक्षित प्राधिकार के अंतर्गत स्थावर संपत्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते और समझौता नहीं कर सकते, एक इमोल प्रॉपर्टी को अर्जित नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये सेक्शन 20 में बताया गया होगा, नहीं सेक्शन 19 के क्लास नंबर 2 में ही बताया गया होगा। सुसुप्त भागीदार भी निष्क्रिय भागीदार ही होता है, एकदम उसको कोई नहीं जानता। नेक्स्ट, कि फर्म को कोई भागीदार प्रोमिसरी नोट के माध्यम से ऋण देता है,
फर्म को कोई भागीदार प्रॉमिसरी के माध्यम से ऋण लेता है और उसका उपयोग फर्म के कारोबार के लिए करता है, तो ऐसे ऋण के लिए फर्म दायी है कि नहीं? कि फर्म के भागीदार आबद्ध कर है, कि भागीदारी व्यक्तिगत आबद्ध कर है, कि उपयुक्त सभी? क्या सही होगा? फर्म के सभी भागीदार आबद्ध कर है। एक सेकेंड, फर्म फर्म दायी है, फर्म उसके लिए दायी होगी। नेक्स्ट कर लेते हैं कि भागीदार द्वारा किया गया कार्य फर्म को आबद्ध करता है यदि फर्म कार्य फर्म की ओर से किया गया हो, फर्म नाम से किसी लिखित का निष्पादन किया गया हो, ए और बी दोनों, केवल ए। क्या सही है इसमें से? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, फर्म की ओर से किया गया हो और लिखित का निष्पादन किया गया हो। यह बात सेक्शन 22 में आप पढ़ते हैं कि भाई फर्म के उसी कार्य के लिए लाइबल होगा भागीदार के जब फर्म के नाम से किया गया हो, तभी। भागीदार का ऐसा कोई भी कार्य जो फर्म के कारोबार को प्रायिक रीति में चलाने में किया गया हो, फर्म को आबद्ध करता है, आबद्ध नहीं करता? भागीदारी को आबद्ध करता है, बी और सी दोनों। इसमें क्या सही लग रहा है? इसका सही ऑप्शन है फर्म को आबद्ध करता है प्रायिक रीति में, मतलब सेक्शन 22 यही बात कहता है। सेक्शन 22 की शर्तें पूरी होनी चाहिए विवक्षित प्राधिकार के लिए। ठीक है, अब पढ़िए, इसको थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा बड़ा है, अपने से पढ़िए। ये आपका सही ऑप्शन विबंध है, व्यपदेशन है, विवक्षित प्राधिकार है, आचरण द्वारा स्वीकृति है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होल्डिंग आउट का रूल इसी को कहते हैं। होल्डिंग आउट का रूल इसी को कहते हैं कि कोई व्यक्ति फर्म का भागीदार न होते हुए भी फर्म के भागीदार के रूप में जिम्मेदार होता है। कौन से नियम के अंतर्गत? होल्डिंग आउट। कि जब कोई व्यक्ति भागीदार नहीं है लेकिन अपना नाम फर्म के भागीदार के रूप में प्रदर्शित होने होता है, प्रचार होने देता है, तो वो फर्म के कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। और यही है होल्डिंग आउट का रूल। सेक्शन 28 में ये बात बताई गई है। नेक्स्ट है कि भागीदार द्वारा स्वीकृति या व्यपदेशन फर्म के विरुद्ध साक्ष्य है। भागीदार द्वारा अगर कोई स्वीकृति या व्यपदेशन है तो फर्म के विरुद्ध साक्ष्य है। फर्म के कारोबार से संबंधित हो, मामूली अनुक्रम में की गई हो, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वाभाविक सी बात है, आपका फेवरेट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए और बी, ये फर्म के कारोबार से संबंधित हो और मामूली अनुक्रम में की गई। ये है आपका अपना अगला क्वेश्चन कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? भागीदार के सदोष कार्यों के लिए फर्म दायी है, भागीदार द्वारा दुरुपयोग के लिए फर्म दायी है, भागीदार के विवक्षित प्राधिकार प्राप्त है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या सही है इसमें से? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि असत्य कथन पूछ रहा है, जबकि यहां पर यह भी सत्य है, यह भी सत्य है और यह भी सत्य है। नहीं, बिहार में आईपीसी नहीं आता। ये अपने तरह का एक अजूबा ही काम है। बिहार में आईपीसी नहीं पूछता और साइंस का पेपर रहता है। ये अपने आप में एक विशिष्ट लक्षण है। नेक्स्ट है कि अंतरक भागीदार कब फर्म का भागीदार नहीं रहता है? कब फर्म का भागीदार नहीं रहता है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है कि अपने हिस्से का अंतरण करने की तिथि से, फर्म के विघटन होने की तिथि से, और ऑप्शन सी है कि भागीदारों के बीच संविदा की तिथि से, और ऑप्शन डी है कि न्यायालय के निर्णय की तिथि से। कब भागीदार नहीं रहता है? सही ऑप्शन क्या होगा इसमें से? ऑप्शन बी, फर्म के
विघटन। अब क्यों नहीं, अब सिलेबस में है तो है, उसको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरण के पश्चात भी अंतरक फर्म में भागीदार बना रहता है, निर्णित किया गया था किस केस। इसका सही ऑप्शन ये तो नहीं पता होगा। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाए। नेक्स्ट कर लेते हैं कि फर्म के विघटन के पश्चात अंतरिति का अधिकार है। ऑप्शन ए, फर्म की आस्तियों में से वह अंश जिसका अंतरक भागीदार हकदार है पाने का, विघटन की तिथि से लेखा लेने का। ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन ए और बी दोनों। फर्म की आस्तियों में से वह अंश जिसका अंतरक भागीदार हकदार है पाने का, विघटन तिथि से लेखा लेने का, ये दोनों चीजों का हकदार है। नेक्स्ट, भागीदार के हित के अंतरिति के फर्म में अधिकार हैं लाभ पाने का अधिकार, लेनदारों को रकम चुकाने का अधिकार, लेखा अपेक्षित करने का अधिकार के उपयुक्त सभी। का सही ऑप्शन लाभ पाने का अधिकार। नेक्स्ट, कोई भी व्यक्ति फर्म में भागीदार बन सकता है भागीदारों की बहुमत से, समस्त भागीदारों की सहमति से, धारा 30 के उपबंधों के अधीन समस्त भागीदारों की सहमति से, समस्त भागीदारों की भी संविदा के अधीन। क्या स्थिति है? धारा 30 है ना, सेक्शन 30 है माइनर के फर्म में भागीदार बनाए जाने से। तो माइनर फर्म में भागीदार नहीं हो सकता, लेकिन अन्य सभी भागीदारों की सहमति से वो लाभ में हिस्सेदार हो सकता है। अवयस्क व्यक्ति फर्म में प्रवेश कर सकेगा कैसे? समस्त भागीदारों की सहमति से। समस्त भागीदारों की सहमति से भागीदार के फायदों में सम्मिलित किया जा सकेगा। ऑप्शन ए और बी दोनों उपयुक्त सभी। क्या सही है? का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, अभी जस्ट बात हुई थी, सेक्शन 30 कहता है कि अवयस्क को भागीदार नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अन्य सब भागीदारों की सहमति से उसे फायदों में शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि अवयस्क कब लोक सूचना द्वारा भागीदार होने का निर्वाचन करेगा? कब? माइनर जो है उसको भागीदार लाभ में हिस्सेदार बना लिया गया, वो कब उसे चुनना होगा कि हम भागीदार रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे? मेजर हो जाने पर, फायदों में प्रवेश का ज्ञान होने पर, ए या बी जो भी पश्चात की तारीख हो उसके 6 महीने माह के भीतर। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मेजर हो जाए उसके 6 महीने बाद, या फिर जब मेजर हो जाने के बाद उसे इस बात की जानकारी हो कि वो फायदों में सम्मिलित किया गया है, तो उसके 6 महीनों के बाद। इसमें से जो भी बाद की तिथि होगी उस डेट के भीतर उसे निर्वाचन करना होगा कि वो भागीदार बना रहेगा अथवा नहीं बना रहेगा। नेक्स्ट, यदि अवयस्क भागीदार वयस्क होने के 6 माह के भीतर यह लोक सूचना देगा कि वह फर्म में भागीदार रहेगा या नहीं, यदि लोक सूचना नहीं देता है तो वह क्या स्थिति है? भागीदार होने की उपधारणा कर ली जाएगी, भागीदार न होने की उपधारणा कर ली जाएगी, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस भागीदार होने की उपधारणा कर ली जाएगी। भाई 6 महीनों के भीतर अगर वो नहीं बताते कि हम भागीदार रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो ये मान लिया जाएगा कि वो भागीदार होना चुना है उसने। जब भी आपको लगे कि आप स्पीड में पीछे हो रहे हैं, तुरंत अपने स्क्रीन पर टच करेंगे, लाइव शो हो रहा होगा, उसको टच करेंगे, आप मेरे साथ हो जाएंगे। देखिए, फिर उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि किसी अवयस्क भागीदार को वयस्क हो जाने के कितने समय के भीतर यह सुनिश्चित करना होगा कि वह फर्म में भागीदार रहेगा या नहीं? तो सवाल ही नहीं है, 6 महीना के भीतर करना होता है।
आपका ये अगला प्रश्न है। कि फर्म की संपत्ति या लाभों में के अपने अंशों के लेखे लिए या संदाय के लिए अवयस्क भागीदारों पर वाद ला सकता है। अवयस्क वाद ला सकता है। अवयस्क जब फर्म से अपना संबंध विच्छेद करता है तब ला सकता है। अवयस्क अन्य भागीदारों की सहमति से वाद ला सकता है। अवयस्क करार की शर्तों के अधीन रहते हुए वाद ला सकता है। इसका सही ऑप्शन है कि अवयस्क जब फर्म से अपना संबंध विच्छेद करता है तब वाद ला सकता है। और ये बात कहाँ है? तो सेक्शन नंबर 30 में ही ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ये है आपका अगला प्रश्न। अवयस्क भागीदार को अधिकार है कि वह फर्म की बहियों का निरीक्षण कर सके, फर्म की बहियों का नकल कर सके, फर्म के विघटन पर फर्म की संपत्ति या लाभों में अपना अंश पाने के लिए वाद ला सकता है। उपयुक्त सभी। अवयस्क भागीदार को क्या अधिकार है? सब कर सकता है। निरीक्षण कर सकता है, नकल प्राप्त कर सकता है, अपने फायदों के लिए विघटन पर वाद ला सकता है, सब कुछ कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा लंबा सेशन हो जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट की क्लास आप देखिए, बहुत सारे प्रश्नों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। इसका कारण यह है कि अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो फिर मैं उतने सारे प्रश्न को इस सेशन में सॉल्व नहीं करा पाऊंगा जितना जरूरी। तो फिर भागीदारी अधिनियम जैसा छोटा सा एक्ट भी आपको 3-4 घंटे का समय ले लेगा। तो मुझे लगता है कि वो काम करने के लिए बहुत लोग हैं यूट्यूब पर और अन्य जगहों पर, इसलिए मैं केवल एमसीक्यू ही सॉल्व करा रहा हूं। फर्म के कार्यों के लिए अवयस्क जिम्मेदार है? नहीं। फर्म का अवयस्क का अंश फर्म के कार्यों के लिए जिम्मेदार है। अवयस्क व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है कि अवयस्क संविदा के अधीन जिम्मेदार है? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपने अंश तक वो जिम्मेदार है लेकिन घर से पैसा नहीं देगा। उत्तराखंड प्री में नहीं आता। हाँ, उत्तराखंड में नहीं आता होगा प्री में। हाँ, देख रहा हूं मैं कई प्रश्नों के जवाब आप लोग गलत भी दे रहे हैं, बहुत सारे सही भी दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन के जवाब मुझे इसलिए गलत लग रहे होंगे कि हो सकता है क्योंकि आप पिछले प्रश्न का ही जवाब दे रहे हो, तो थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ, यूके में नहीं है। यूके का मतलब यूपी लगभग। कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? अवयस्क व्यक्ति भागीदारी फर्म में पूर्ण भागीदार नहीं हो सकता। अवयस्क भागीदारी फर्म में लाभ के अंश पाने के लिए प्रवेश पा सकता है। फर्म में अवयस्क भागीदार का दायित्व अत्यंत सीमित होता है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। कौन सा कथन पूछ रहा है? सत्य कथन पूछ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी है। पूर्ण भागीदार नहीं हो सकता, लाभ में अंश पाने के लिए प्रवेश पा सकता है, दायित्व अत्यंत सीमित होता है, केवल अंश तक ही जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है कि कोई भी भागीदार भागीदारी फर्म से निम्न प्रकारों में से किस प्रकार से निवृत्त हो सकता है? अन्य भागीदारों की सहमति से, भागीदारों के बीच निष्पादित अभिव्यक्त करार से, इच्छाधीन भागीदारी की दशा में अन्य भागीदारों को लिखित सूचना देकर। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी प्रकार से। इसका सही ऑप्शन सब तरीकों से। अन्य भागीदारों की सहमति से हो सकता है, करार से हो सकता है, या फिर लिखित सूचना देकर अगर इच्छाधीन भागीदारी है तो। 32 के क्लास नंबर 1C में भी बताया गया होगा ना। 32 के क्लास नंबर 1C में है कि अन्य लोगों का अगर वो इच्छाधीन भागीदारी है तो उसको किया जा सकता है। और 32 में ये तीनों तरीके आपको बताए गए, क्योंकि फर्म के भागीदार के रिटायर होने के तरीके वहीं भी बताए गए। नेक्स्ट है कि किसी भी भागीदार को केवल निम्नांकित दशा में निष्कासित किया जा सकता है। ऑप्शन ए कि जब भागीदारी विलेख में ही इस आशय की व्यवस्था कर दी गई, फर्म के बहुसंख्यक भागीदार निष्कासन के पक्ष में हो, ऐसा निष्कासन सद्भाव पूर्वक किया जाए। उपयुक्त सभी के मामलों में क्या सही होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ,
अगर ऐसा कोई पार्टनरशिप डीड में ही व्यवस्था की गई हो या मेजॉरिटी के मेंबर इससे सहमत हो के निकाल दिया जाए और गुड फेथ में उसको निकालना जरूरी हो जाए। किसी भागीदार की मृत्यु हो जाती है और कारोबार पुराने फर्म नाम से चालू रखा जाता है, तो फर्म के कार्यों के लिए मृतक भागीदार के विधिक प्रतिनिधि स्वयं दायी नहीं है, दायी है, किसी भी परिस्थिति में दायी नहीं होंगे। उपरोक्त में से कोई सही नहीं। का सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। किसी भागीदार की मृत्यु हो जाती है और कारोबार पुराने फर्म नाम से चला जाता है, तो फर्म के कार्यों के लिए मृतक भागीदार के विधिक प्रतिनिधि नहीं जिम्मेदार होंगे, फर्म के अन्य भागीदार जिम्मेदार होंगे। विधिक प्रतिनिधि क्यों जिम्मेदार होंगे भाई? फर्म का अगर कोई मेंबर मर जाए तो उसके लिए फर्म जिम्मेदार होगी, उसके कार्यों के लिए विधिक प्रतिनिधि क्यों जिम्मेदार? नेक्स्ट है कि फर्म के रिटायर होने वाला भागीदार थर्ड पर्सन के लिए जिम्मेदार होता रहता है। दायी है कि दायी नहीं है, कि लोग सूचना देने की तिथि तक दायी है, कि ए और सी दोनों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और सी दोनों। मतलब दायी है कब तक? पब्लिक नोटिस दिए जाने तक। पब्लिक नोटिस दिए जाने तक वो फर्म का भागीदारी माना जाता है और वो जिम्मेदार रहता है। नेक्स्ट, भागीदार फर्म से निष्कासित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है। उसमें एक से अधिक ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमने बी क्यों लगाया? क्योंकि अगर समस्त भागीदार सहमत भी हो जाए तो भी नहीं निकाला जा सकता जब तक कि गुड फेथ ना हो। गुड फेथ रहेगा तभी निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, मृत भागीदार के उत्तरजीवी फर्म से मृत भागीदार की संपत्ति का अंश पा सकते हैं। उसके अंश से प्राप्त लाभ, उसके अंश से 6% ब्याज, ए या बी दोनों, उपयुक्त सभी। क्या सही है? उसके अंश से प्राप्त लाभ और उसके पर 6% ब्याज। नेक्स्ट कर लेते हैं। चलत प्रत्याभूति प्रतिसंग रिवोक हो जाती है फर्म की स्थिति में तब्दीली होने पर, रिवोकेशन नहीं हो सकती। ए एवं बी दोनों, उपयुक्त में से कोई सही नहीं। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर, फर्म की स्थिति में तब्दीली होने पर। नेक्स्ट, फर्म विघटित की जा सकती है सब भागीदारों की सहमति से, भागीदारों के बीच संविदा से, ए या बी दोनों, ए एवं बी दोनों। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, सब भागीदारों की सहमति से भी हो सकता है और भागीदारों के बीच संविदा। जब सब भागीदारों की सहमति से होता है तो सद्भाव पूर्वक ही उसे फर्म से निकाला जा सकता है। अगर बुरा इरादा है तो उसको नहीं निकाला जा सकता। नेक्स्ट, फर्म का विघटन आवश्यक है सब भागीदारों की या एक के सिवाय सब भागीदारों के दिवालिया न्याय निर्णीत हो जाने से, किसी घटना विशेष के कारण भागीदारी का कारोबार चलाना विधि विरुद्ध हो जाने से, या ए या बी किसी भी कारण से हो सकता है, ए और बी दोनों कारणों से होता है। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए और सी, कि ए इससे भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है।
कौन सी धारा में है आवश्यक विघटन के बारे में बात की गई है? ये सेक्शन 41 में है, आवश्यक विघटन, है ना। आवश्यक विघटन के बारे में, फॉर्म के विघटन के तरीके कहां बताए गए? सेक्शन 40 से लेके 44 तक डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के तरीके बताए गए। और उसी में आपने सेक्शन 40 में देखा होगा बाय एग्रीमेंट होगा, देख लीजिएगा उसको, करार द्वारा विघटन, ये हो जाएगा अनिवार्य विघटन। नेक्स्ट है कि इच्छाधीन भागीदारी का विघटन किया जा सकेगा लोक सूचना द्वारा, अन्य सब भागीदारों को विघटित करने के आशय की लिखित सूचना देकर, भागीदार की मृत्यु होने पर बिना सूचना दिए भी हो सकता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अन्य सब भागीदारों को विघटित करने के आशय की लिखित सूचना देकर। कहां बात है ये? सेक्शन 43 में है, क्योंकि हम अभी विघटन के तरीके 40 से 44 देख रहे हैं, तो इसमें सूचना द्वारा विघटन जो है इच्छाधीन भागीदारी का 43 के अंतर्गत हो जाता है। किसको सूचना दी जाती है? सारे भागीदारों को सूचना दी जाती है, लिखित सूचना होती है वो। तो अगर सूचना में डेट बताया गया है कि किस डेट से विघटन हो जाएगा, तो उस डेट को डिसोल्यूशन मान लिया जाता है। डेट नहीं मेंशन किया गया है तो लास्ट जो पार्टनर होता है उसको जब नोटिस दी जाती है तो उस दिन उसका डिसोल्यूशन मान लिया जाता है। इच्छाधीन भागीदार फर्म से रिटायर हो सकेगा कैसे? सब भागीदारों की सहमति से, समस्त भागीदारों के निवृत्ति की लिखित सूचना के संसूचित किए जाने से, भागीदारों के बीच करार से कि ए और बी दोनों। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, समस्त भागीदारों के निवृत्ति की सूचना देने से, सेक्शन 43। नेक्स्ट, कि न्यायालय फर्म का विघटन कर सकता है जब फर्म का कोई भागीदार हो जाता है अनसाउंड माइंड, जानबूझकर करार की शर्तों को भंग करता है, कर्तव्यों का पालन करने में स्थायी रूप से असमर्थ हो जाता है, उपयुक्त सभी तरीके से। ये कहां बताया गया? तो सेक्शन 44 में न्यायालय द्वारा विघटन होगा। फर्म की समाप्ति न्यायालय द्वारा जो होती है वो 44 में है। तो उपयुक्त सभी तरीकों से 7 ग्राउंड बताए गए होंगे सेक्शन 44 में, जिन तरीकों से न्यायालय द्वारा विघटन हो सकता है। आपने 40 से लेकर 44 तक देखना है। करार द्वारा विघटन होगा, अनिवार्य विघटन होगा, आवश्यक विघटन होगा, सूचना द्वारा विघटन होगा, न्यायालय द्वारा विघटन। ठीक है, तो ये विघटन के तरीके। और जो न्यायालय द्वारा विघटन है उसमें 7 ग्राउंड है कि कौन कौन सी परिस्थितियों में न्यायालय से विघटन कराया जा सकता है। नेक्स्ट है कि फर्म का विघटन होने के पश्चात विघटन की लोक सूचना के दिनांक तक भागीदारों के पर व्यक्तियों के प्रति दायित्व बने रहते हैं। इसका अपवाद क्या है? मृत भागीदार कि दिवालिया भागीदार कि सुसुप्त भागीदार कि उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मतलब जनरल रूल ये है कि फर्म या फर्म के पार्टनर जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दे दिया जाता तब तक फर्म के कार्यों के लिए जिम्मेदार होते रहते हैं। लेकिन उसका कुछ एक्सेप्शन है, जैसे अगर वो मर जाए भागीदार तो जिम्मेदार नहीं होगा, इंसॉल्वेंट पार्टनर के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, सुसुप्त पार्टनर जिम्मेदार होता नहीं है। तो मर जाना या दिवालिया हो जाना अपने आप में एक पब्लिक नोटिस ही मान ली जाती है, तो इसलिए वो जिम्मेदारी वहीं पे खत्म हो जाती है। बाकी सामान्य स्थिति में मृत पब्लिक नोटिस तक जिम्मेदारी फर्म की होती रहती है, फर्म के पार्टनर की होती रहती है। निष्क्रिय भागीदार यानी जो डोरमेंट पार्टनर होता है, जो सुसुप्त भागीदार होता है, वो केवल लाभों के लिए हक रखता है, न तो क्रियाशील है और न ही बाहरी लोग उसे जानते हैं। साझेदारी की फर्म में व्यवसाय में रुचि नहीं है, बाहरी व्यक्तियों के लिए उत्तरदायी नहीं है। निष्क्रिय भागीदार कौन होता है? न तो क्रियाशील है और न ही बाहरी लोग उसे जानते हैं। नेक्स्ट है कि भागीदारी फर्म के भागीदार फर्म के विघटन के बाद फर्म के कार्यों के लिए दायी नहीं होंगे जब विघटन की लोक सूचना दे दी जाए,
विघटन के बाद लोक सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं है। ए एवं बी दोनों सत्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब कब से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दे दी जाती तब तक फर्म के कार्यों के लिए फर्म का भागीदार जिम्मेदार होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फर्म विघटित हो जाने के पश्चात भागीदार फर्म नाम के समरूप कारोबार नहीं कर सकेंगे, कि कर सकेंगे कि जब तक परिसमापन नहीं हो जाता। ए एवं बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या सही है? जब तक परिसमापन नहीं हो जाता तब तक कारोबार नहीं कर सकते, या फिर एग्रीमेंट हो जाए कि नहीं कोई नहीं करेगा तो फिर बाद में भी नहीं कर सकते। फर्म की गुडविल है फर्म का रजिस्ट्रेशन, फर्म की संपत्ति, फर्म का कारोबार के उपरोक्त सभी। फर्म की गुडविल क्या है? फर्म की संपत्ति है। और ये बात बताई कहां गई है? सेक्शन 14 कि फर्म की संपत्ति क्या है, ये 14 में बताया गया। कहता है कि फर्म के स्टॉक में लगाई गई संपत्ति फर्म की संपत्ति होगी। फर्म जो संपत्ति खरीदता है, क्रय करता है या अर्जित करता है वो फर्म की संपत्ति होगी, या फिर फर्म की गुडविल भी फर्म की संपत्ति होगी। तो ये सेक्शन 14 बताएगा। नेक्स्ट, साझेदारी की एक फर्म का कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन क्या है? मैंडेटरी है कि वॉलंटरी है कि सेक्शन 54 के अधीन जरूरी है कि कोई भी नहीं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा वॉलंटरी है, मतलब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। इन्हीं बातों पर विचार करने के लिए ही पूरा रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लागू कर दिया गया था, लेकिन सेक्शन 69 जो है 1933 में लागू की गई कि राज्य सोच विचार लें कि इसे मैंडेटरी बनाना है अथवा नहीं बनाना है। तो ये हुआ कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी तो नहीं होगा, लेकिन हाँ उसके नॉन रजिस्ट्रेशन के कुछ इफेक्ट होंगे। फर्म का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, आवश्यक है पक्षकारों की इच्छा पर है कि रजिस्ट्रेशन कराएं या ना कराएं, ए एवं सी दोनों। सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें तो कुछ अब करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट, रजिस्ट्रीकृत फर्म के मामले का विनिश्चय करने वाला न्यायालय आदेश दे सकता है कि रजिस्ट्रार फर्मों के रजिस्टर में किसी प्रविष्टि में संशोधन करे। रजिस्ट्रार का आदेश या निर्देश नहीं दे सकता। ए एवं बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विनिश्चय संशोधन करने का निर्देश दे सकता है। निम्नलिखित मामलों में वाद लाने के लिए फर्म का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं माना गया है। फर्म के विघटन के लिए, विघटित फर्म के लेखा के लिए, विघटित फर्म की संपत्ति प्राप्त करने के लिए, किसी दिवालिया भागीदार की संपत्ति प्राप्त करने के लिए। सेक्शन 69 बताता है ना कि नॉन रजिस्टर्ड फर्म की क्या इफेक्ट है। तो सेक्शन नंबर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, मतलब कि इस पर्पज के लिए फर्म के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। अगला, फर्म के रजिस्ट्रेशन से संबंध में कथन, सूचनाएं और टिप्पणी उन्हें देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कॉन्क्लूसिव प्रूफ है? नहीं, स्टॉपेल है, ऑल ऑफ दी अबव। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ होती है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है प्री के लिए। ये प्री के लिए एक अच्छा है कि फर्मों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो सूचना कोई व्यक्ति दे रहा है रजिस्ट्रार को, वो उस व्यक्ति के विरुद्ध कॉन्क्लूसिव प्रूफ होगा। भागीदारी संविदा से उत्पन्न अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए आवश्यक है फर्म का रजिस्ट्रेशन, फर्म का पर व्यक्तियों से संबंध, ए एवं बी दोनों उपयुक्त सभी।
इसका सही ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन। भाई फर्म किसी अन्य व्यक्ति पर या फर्म अपने भागीदार पर भी सूट फाइल करके तभी किसी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित शर्त को इन्फोर्स करा सकती है जब फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया गया हो। नेक्स्ट है, फर्म के रजिस्ट्रेशन न कराने का क्या प्रभाव पड़ता है? फर्म के भागीदारों के बीच पारस्परिक वाद पर रोक हो जाता है। फर्म के भागीदार पर व्यक्तियों पर वाद नहीं ला सकते, पर व्यक्ति फर्म के विरुद्ध वाद ला सकते हैं। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, ये सब बातें हैं। सेक्शन 69 यही तो बात कहता है कि अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाओगे तो आपस में भी सूट फाइल नहीं कर सकते, दूसरे पर भी नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा तुम पर कर सकता। लोक सूचना देने की रीति है फर्म के रजिस्ट्रार को शासकीय राजपत्र में ऐसी सूचना का प्रकाशित किया जाना, देसी भाषा में कम से कम ऐसे समाचार पत्र में ऐसी सूचना का प्रकाशित किया जाना जो फर्म के कारोबार से संबंधित जिले में परिचालित होता है। उपरोक्त सभी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब। कहां बताया गया है लोक सूचना देने का ढंग? 72 में। पब्लिक नोटिस देने का ढंग कहां बताया गया है? 72 में बताया गया है। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ये कि भागीदार के निवृत्त होने की लोक सूचना दी जाएगी किसके द्वारा? रिटायर पार्टनर के द्वारा, कि फर्म के किसी भागीदार के द्वारा, कि ए और बी कोई भी दे सकता है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं दे सकता। रिटायर होने की सूचना कौन देगा? ए और बी कोई भी दे सकता है। रिटायरिंग पार्टनर भी दे सकता है, फर्म का कोई भी पार्टनर दे सकता है, जरूरी नहीं कि वही व्यक्ति दे, है ना। फर्म की भी गरज होती है और रिटायर होने वाले पार्टनर की भी गरज होती है, क्योंकि पार्टनर को भी लगता है कि फर्म के कार्यों के लिए मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा और फर्म को भी लगता है कि इसके कार्यों के लिए हम न जिम्मेदार होंगे। इसलिए दोनों की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक नोटिस देके बताएं कि अब वो फर्म में पार्टनर नहीं। तो ये आज का सेशन रहा। मुझे उम्मीद है कि ये पसंद आया होगा आप लोगों को। बहुत स्पीड में मैंने प्रश्न करा दिए, 1 घंटे से भी कम समय में हम लोग बहुत सारे प्रश्न सॉल्व कर लिए। अगले सेशन में हम लोग थोड़ा सा स्पीड कहेंगे तो स्लो कर लेंगे, या फिर अगर ये स्पीड प्रॉपर है तो हम लोग आगे भी इस स्पीड को कंटिन्यू रखेंगे। कल के सेशन में जो होगा हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट होगा, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे कल। इसी तरीके से मैं सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू करा दूंगा ताकि आप लोगों के लिए सुविधाजनक रहे। ठीक है, तो ये मैं बता दूं, ये अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है और अनअकैडमी पर मैं एजुकेटर के रूप में अपनी सेवाएं देता हूं। और अगर अनअकैडमी पर अभी सब्सक्रिप्शन लिया जाए तो एक बेहतरीन ऑफर चल रहा है 16 से लेकर 21 तारीख तक, कि आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर अभी सब्सक्रिप्शन लिया जाता है तो। अब और बात करते हैं एक 5 मार्च को ऑल इंडिया जुडिशियरी स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं और इसका होगा ये कि 100% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी यदि आप उसमें अच्छा रैंक लाते हैं तो। यहाँ पर आपको तमाम बैच सफलता 4.0 जो कि 12 महीनों की ड्यूरेशन होगी इसकी, और ये बैच आपके लिए शुरू हुआ है, आप इस बैच का लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा आपको लिंकिंग बैच भी राजस्थान जुडिशियल सर्विस और गुजरात जुडिशियल सर्विस के लिए 6 महीने की ड्यूरेशन है, ये शुरू हो रहा है। उसके अलावा रिवीजन बैच यूपी के लिए मेंस का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए 3 मंथ्स की ड्यूरेशन है और इसकी भी फीस बहुत मामूली है। आपको कोड हमेशा याद रखना होगा, मैं अभी बता देता हूं। मेंस पंजाब जुडिशरी के लिए मेंस की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको भी डेट आप देख सकते हैं यहां पर, और उसकी फीस स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। ये यूपी जुडिशियल सर्विस के लिए मेंस के लिए जो चल रहा है टेस्ट सीरीज, वो आप देख सकते हैं, डेट भी आप देख सकते हैं और इसका फीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। सब कुछ आपको फायदा मिल पाएगा तब जब आप इस कोड का प्रयोग करेंगे, रॉयल ऑटम। तो ये सारी बातें आपके लिए रही हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर तक मेरे साथ सेशन में बने रहे।
कल 9:30 बजे रात को हम लोग फिर मिलेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के साथ। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।